नमस्ते। ब्रह्मांड के रहस्यों की इस दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम और आप मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधा समय के आखिरी छोर तक जाती है, एकदम एंड तक, जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स और साइंटिफिक डेटा के सहारे हम जानेंगे कि हमारे इस यूनिवर्स का आखिरी अंत आखिर कैसा होगा। ये एक ऐसा सफर है जो लिटरली हमारे अस्तित्व को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इन भारी भरकम कॉस्मिक फिजिक्स में घुसने से पहले जरा हेलन केलर की इस खूबसूरत बात पर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा था, हर चीज के अपने चमत्कार होते हैं, यहाँ तक कि अंधेरे और सन्नाटे के भी। और सच कहूं तो ये कोट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि जब ब्रह्मांड अपने आखिरी अंधेरे की तरफ बढ़ेगा ना, तो उसमें भी एक किस्म की शांति और कॉस्मिक खूबसूरती होगी। तो अब सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही आता है कि आखिर इस ब्रह्मांड का अंत होगा कैसे। मतलब ये एक ऐसी एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री है जिसका जवाब वैज्ञानिक लगातार ढूंढने में लगे हुए हैं। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं लेटेस्ट एस्ट्रोफिजिकल प्रोजेक्शंस का यूज करके इस परम रहस्य को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस सफर को हमने 6 अहम पड़ावों में बांटा है। एक तेजी से नजर डाल लेते हैं। पहले हम शुरू करेंगे जर्नी टू दी एंड से, फिर देखेंगे द डेथ ऑफ स्टारलाइट, उसके बाद द डिजेनरेट एरा, फिर द ब्लैक होल एरा, उसके बाद आएगा डार्क एनर्जी एंड एस्केप का रहस्य, और आखिर में एक ऐसा टाइम जब टाइम बिकम्स मीनिंगलेस। ये रोड मैप आगे आने वाले अरबों खरबों सालों के माइंड बेंडिंग स्केल को समझने में हमारी काफी मदद करेगा। ओके, चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। पहला भाग, जर्नी टू द एंड। देखिए, इस स्केल को समझने के लिए ना हमारी आम समय की चाल बिल्कुल काम नहीं आएगी। हमें टाइमलाइन को एक्सपोनेंशियली बढ़ाना पड़ेगा, जहां हर कुछ सेकंड्स में समय की रफ्तार दुगनी होती जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे अपने घर की। पृथ्वी का आखिर क्या होगा? कुछ ही हजारों सालों में हमारे कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराकर एक हो जाएंगे। लाखों सालों बाद सूर्य की चमक और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि सारे समुद्र सूख जाएंगे और लाइफ लिटरली खत्म हो जाएगी। और फिर अरबों साल बाद जब सूर्य अपना पूरा ईंधन खत्म करके फैलने लगेगा, तो वो एक रेड जायंट बनेगा और पृथ्वी को पूरी तरह से निगलकर नष्ट कर देगा। सुनने में थोड़ा डरावना है ना? लेकिन जानते हैं इस सब में सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा कौन सा है? ये देखिए, 10 to the power of -84%। ये कोई मामूली फ्रैक्शन नहीं है। ये ब्रह्मांड के पूरे जीवन काल की तुलना में वो छोटी सी पर बेहद चमकदार सी विंडो है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ये एक ऐसी विंडो है जो खुलते ही बंद होने लगती है। ब्रह्मांड की विशालता के सामने हमारा अस्तित्व कितना दुर्लभ है, ये स्टैटिस्टिक हमें बहुत साफ साफ बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, द डेथ ऑफ स्टारलाइट। जब हमारे सूर्य जैसा हर तारा आखिरकार अपना न्यूक्लियर ईंधन खत्म कर देगा, तब हम एक ऐसे युग में एंटर करेंगे जहां नए तारे बनना कंप्लीटली बंद हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड का अंत किसी बहुत बड़े धमाके या आग के गोले के रूप में नहीं होगा। जैसे जैसे रात के आकाश में चमकने वाले तारे एक एक करके बुझते जाएंगे, और क्योंकि नए तारे बनने ही रहे, पूरा ब्रह्मांड एक अनंत अंधेरे और जम देने वाली सर्दी में डूब जाएगा। मतलब ये अंत एक शांत, बर्फ और कड़ी ठंड में होगा। और इसी ठंडे और अंधेरे कॉस्मिक माहौल के साथ हम कदम रखते हैं तीसरे भाग में, द डिजेनरेट एरा। इस युग को आप एक गोस्ट यूनिवर्स या कॉस्मिक बोनयार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ मरे हुए तारों के अवशेष और कंकाल ही बचेंगे। इस मृत ब्रह्मांड में अब बस कुछ ज़ॉम्बी तारे ही घूम रहे होंगे, जैसे कि व्हाइट ड्वार्फ्स जो अपनी बची कुची गर्मी से बहुत हल्की सी चमक देंगे। फिर है ब्राउन ड्वार्फ्स जो जब अचानक आपस में टकराएंगे तो कुछ पलों के लिए नए तारे जन्म लेंगे। और जब न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराएंगे ना, तो वो इस घने अंधेरे को चीरते हुए अल्ट्रा ब्राइट सुपरनोवास बनाएंगे। सोच कर देखिए, इस अनंत सूनेपन में यही आखिरी थोड़ी बहुत हलचल और रोशनी बची होगी। और पता है क्या होता है? जब एक व्हाइट ड्वार्फ पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, तब जन्म होता है एक ब्लैक ड्वार्फ का। ये बेसिकली अंधेरे, बेहद घने और मृत तारों की एकदम आखिरी स्टेज है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका निर्माण होने में इतना लंबा समय लगता है, मतलब लिटरली अरबों खरबों साल, कि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे वर्तमान ब्रह्मांड में अभी एक भी ब्लैक ड्वार्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आखिर इन ब्लैक ड्वार्फ्स का अंत कैसे होगा?
यहाँ ना एक बहुत ही कमाल की अनप्रूवन थ्योरेटिकल स्पेक्यूलेशन सामने आती है, जिसे कहते हैं प्रोटॉन डिके। इस थ्योरी के हिसाब से मैटर के सबसे बुनियादी हिस्से यानी प्रोटॉन्स एक वक्त आने पर खुद ही नष्ट होने लगेंगे। वो बिना किसी फोर्स के बस अपने आप टूट जाएंगे। इसका मतलब है कि जो कुछ भी ब्लैक होल्स के खिंचाव से बच जाएगा वो इस डिके के कारण कंप्लीटली मिट जाएगा। हालांकि ये थ्योरी अभी साबित नहीं हुई है, पर ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग संभावना जरूर पेश करती है। चौथा भाग, द ब्लैक होल एरा। एक ऐसी दुनिया जहां अब न कोई ग्रह है, न कोई तारा, और मैटर भी लगभग नष्ट हो चुका है। इस युग में ब्लैक होल्स ही इस विशाल ब्रह्मांड के आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक्स रह जाएंगे। अब जो ये ज़ॉम्बी गैलेक्सीज हैं, इनको सुपर मैसिव ब्लैक होल्स डोमिनेट करेंगे। जब ये विशालकाय ब्लैक होल्स आपस में आके टकराते हैं तो उनके जुड़ने से ऐसी शक्तिशाली ग्रेविटी वेव्स निकलती हैं जो स्पेस टाइम को बिल्कुल एक ड्रम की तरह पीटती हैं। स्पेस के लगातार सिकुड़ने और फैलने का ये डायनामिक बैले एक तरह का फिजिकल साउंड पैदा करता है। इसे हम वाकई स्पेस की आवाज या रिंगिंग कह सकते हैं। ये लिटरली स्पेस का धड़कना है। लेकिन क्या ब्लैक होल्स हमेशा रहेंगे? क्या वो अमर हैं? क्वांटम मैकेनिक्स कहती है बिल्कुल नहीं। यहाँ एंट्री होती है हॉकिंग रेडिएशन की। होता क्या है कि स्पेस में वर्चुअल पार्टिकल्स जोड़े में बनते हैं। जब ये पार्टिकल्स किसी ब्लैक होल के एज के पास बनते हैं तो एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और दूसरा रेडिएशन के रूप में वहां से बच निकलता है। और इस लगातार चलने वाली प्रोसेस की वजह से ब्लैक होल्स धीरे धीरे इवेपोरेट होते रहते हैं और आखिरकार एक बहुत ही विशाल धमाके के साथ गायब हो जाते हैं। पांचवा भाग, डार्क एनर्जी एंड एस्केप। अब देखिए, जैसे जैसे ब्लैक होल्स का धीमा अंत हो रहा होगा, ब्रह्मांड फिर भी लगातार फैलता रहेगा और इस फैलाव के पीछे एक बड़ी ही रहस्यमयी शक्ति है, डार्क एनर्जी। सच कहूँ तो ये आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा फ्रंटियर है, जिसके बारे में हम आज भी बहुत ही कम जानते हैं। और इसी डार्क एनर्जी के नेचर पर इस ब्रह्मांड का आखिरी फेट निर्भर करता है। यहाँ दो मेन संभावनाएं बनती हैं। पहली, अगर डार्क एनर्जी वक्त के साथ कमजोर पड़ती है तो ग्रेविटी हावी हो जाएगी और ब्रह्मांड को वापस सिकुड़ने पर मजबूर कर देगी, जिसे हम द बिग क्रंच कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर डार्क एनर्जी बिल्कुल इसी तरह बढ़ती रही तो ब्रह्मांड फैलता चला जाएगा और एक एक्सट्रीम कोल्ड एम्प्टीनेस में बदल जाएगा, जिसे द बिग फ्रीज या द बिग रिप कहते हैं। जब तक हम डार्क एनर्जी को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर लेते, ये आखिरी अंत एक मिस्ट्री ही रहेगा। अच्छा, क्या इस मृत ब्रह्मांड से बच निकलने का कोई रास्ता हो सकता है? यहाँ कुछ हाईली स्पेक्युलेटिव लेकिन बेहद दिलचस्प थ्योरीज आती हैं। क्या कोई हाईली एडवांस्ड इंटेलिजेंस इस अंत से बच सकती है? कुछ कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि विशाल एटम स्मैशर्स का यूज करके गेटवेज खोले जा सकते हैं और बेबी यूनिवर्सेस बनाए जा सकते हैं, या फिर सुपर कंप्यूटर्स के जरिए सिम्युलेटेड यूनिवर्सेस बनाए जा सकते हैं। एक और कमाल का सिद्धांत मल्टीवर्स का है, जहां एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार नए लाइफ बोर्ड्स या नए यूनिवर्सेस क्रिएट करती रहती हैं। ये सब साइफाई जैसा लगता है, पर थियोरेटिकली बहुत फैसिनेटिंग है। और अब आते हैं हमारे छठवें और आखिरी भाग पर, टाइम बिकम्स मीनिंगलेस। अब हम एक ऐसे युग में चलते हैं जो शायद हमारी कल्पना से भी परे हैं। क्वाड्रिलियंस और ट्रिलियंस सालों के बाद जब वो आखिरी बचा हुआ ब्लैक होल भी इवेपोरेट होकर एक्सप्लोड होगा ना, तब ये ब्रह्मांड अपनी आखिरी बार रोशनी से नहाएगा। उसके बाद हम उस छोर पर होंगे जहां समय का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। उस आखिरी स्थिति में ना एंट्रोपी का बढ़ना कंप्लीटली रुक जाएगा। ब्रह्मांड अब सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स का एक शांत समुद्र बन जाएगा जो एब्सोल्यूट जीरो पर होगा, यानी यूनिवर्स का सबसे ठंडा पॉसिबल टेम्परेचर। अब आप खुद सोचिए, जब सब कुछ पूरी तरह से बिखरा हुआ और ठंडा हो चुका है तो उसमें और ज्यादा डिसऑर्डर तो हो ही नहीं सकता ना। ब्रह्मांड एक पूरे ठहराव पर आ जाएगा। तो यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड अपने पूरे जीवन में पहली बार पूरी तरह से परमानेंट और अनचेंजिंग हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। और ध्यान दीजिए, ये कुछ ना होना हमेशा के लिए चलता रहेगा। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। जब आगे पीछे कोई घटना ही नहीं घटी तो समय के गुजरने को मापना या समय जैसा शब्द यूज करना अपने आप में पूरी तरह से बेमानी हो जाएगा, मीनिंगलेस। आइए एक बार वापस शुरुआत की तरफ चलते हैं, हेलन केलर के उसी नजरिए पर जो हमने पहले देखा था। उन्होंने कहा था, और मैं सीखती हूँ, चाहे मैं किसी भी स्थिति में क्यों ना हूँ, उसमें संतुष्ट रहना। अगर आप गौर करें तो ब्रह्मांड का ये आखिरी सन्नाटा कोई डरावना खालीपन नहीं है,
बल्कि ये इस कॉस्मोस की एक बेहद गहरी, अनंत और शांत रेजोल्यूशन है। सब कुछ जहाँ से शुरू हुआ था वैसे ही एक शांति में वापस मिल गया। तो इस पूरे माइंड बेंडिंग सफर के बाद एक सवाल है जो हम सबके दिमाग में जरूर आना चाहिए। अगर ब्रह्मांड का ये अंत निश्चित है और हमारा अस्तित्व इस विशाल टाइमलाइन के हिसाब से इतना छोटा और इतना दुर्लभ है, तो मानवता को अपने इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत समय को आखिर कैसे बिताना चाहिए? ये एक्सप्लेनर हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की इस इन्फिनिटी के आगे हमारा ये वर्तमान पल सच में कितना कीमती है। इन्हीं डीप विचारों के साथ इस चर्चा का यही अंत होता है। ऐसे ही और अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।